ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है। अप्लाइड मैकेनिक्स या ग्राफिक स्टैटिक्स या कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स, जो भी इसको बोल सकते हैं, या सिर्फ मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 10 तक का जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, इस बुक का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पूरा का पूरा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसको सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता का पूरा जो सीक्वेंस बना रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हर एक एग्जाम के लिए, इसलिए हम लोग इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन करते हुए इसका डिटेल्स देख रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, इस पार्ट में इस चैप्टर में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस पार्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, ए फोर्स P, एक फोर्स है P 50 न्यूटन का एंड अनदर फोर्स Q अननोन मैग्नीट्यूड एक्ट 90 डिग्री टू ईच अदर, द बैलेंस्ड बाय ए फोर्स 130 न्यूटन देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q। कह रहा है कि एक फोर्स P लग रहा है, एक फोर्स Q लग रहा है। मान लीजिए P है, ये Q है, इसको जो बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस कर रहा है वो एक, इसको जो बैलेंस कर रहा है एक अनदर फोर्स, दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है, तो और बैलेंस बाय ए फोर्स, एक बैलेंस कर रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स दिया रहा है वो 130 दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पे, P है और Q है। एक का मान लीजिए P दिया हुआ है 50 न्यूटन का और Q निकालना है तो कितना होगा। हम लोग सिंपल से अगर इसका फार्मूला देखा जाए, फार्मूला के अनुसार, तो फार्मूला पे होता है क्या, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कोस थीटा। ठीक है, R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। इसमें R दिया हुआ है, P दिया हुआ है और कोस थीटा, कोस 90 बराबर कितना हो जाएगा, कोस 90 का जब वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा Q स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, Q स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो Q का जो वैल्यू आएगा मेरा वो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो Q का जो वैल्यू आ गया मैग्नीट्यूड में वो D 120। नेक्स्ट है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, दो को फोर्स है जिसका रिजल्टेंट जो है उसका सेम मैग्नीट्यूड है एज आइदर ऑफ द फोर्स, टू फोर्सेस ऑफ द दिया हुआ, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस है द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्स, द एंगल बिटवीन देम क्या होगा। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक रिजल्टेंट जो है टू फोर्स का, मान लिया दो फोर्स है, ये R है, ये मान लिया जब P है, ये Q है, तो देर आर इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस है द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है एज आइदर ऑफ द फोर्स, देन द एंगल बिटवीन। करने का मतलब ये है कि R जो भी है वो बराबर हो जाए P से और ये बराबर हो जाए Q से। इस यहाँ पर तीनों जो है इक्वल है, तो पूछ रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है, एंगल जो है वो कितना होगा। तो सिंपल सा वही फार्मूला लगाएंगे, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे। R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये तीनों इक्वल है, तो यहाँ से कह सकते हैं, मान लें R लिखते हैं सबको, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, एक टर्म इसमें आएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा का एक फार्मूला होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फार्मूला से निकाल लेंगे तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा। एंगल का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, 120 डिग्री आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉड ए बी कैरीज 3 लोड्स 30 न्यूटन, 70 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, इज डिस्टेंस 20 mm, 90 mm and 150 mm respectively from A, neglecting the weight of the rod, the point at which rod will be balanced,
तो रॉड बैलेंस हो रहा, इस पर निकालना है कि किस डिस्टेंस पे रॉड बैलेंस होगा फ्रॉम ए। मान लिया जाए एक मेरा एक रॉड दिया हुआ है, ए है, ए भी दिया हुआ है, एक रॉड ए भी दिया हुआ है, इस पर तीन लोड लगा हुआ था, एक 30 का था, एक 70 का था और एक 30 का था, एक 30 था, एक 70 था और एक 100 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कितना होगा। इस मान लिया रिजल्टेंट यहाँ पे लग रहा है एक्स डिस्टेंस पे, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आर इंटू एक्स बार इज इक्वल टू P1 इंटू x1 बार प्लस P2 इंटू x2 बार प्लस P3 इंटू x3 बार। तीनों का निकाल देंगे। अगर R निकालना है और R दिया हुआ है, R निकालना है, x बार निकालना है, R और तो हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो x बार निकालना है। तो इसको निकालने के लिए P1 x1 बार प्लस P2 x2 बार प्लस P3 x3 बार। इससे सॉल्व करेंगे, x बार बराबर कितना आ जाएगा, P1 x1 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई टोटल जो हो जाएगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3। ये फार्मूला में बैठा देना, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, x का जो वैल्यू आ रहा है मेरा x बार का वो आ रहा है 109.5 फ्रॉम a। यहाँ से लिए थे ना x का वैल्यू, तो x का जब वैल्यू आएगा डिस्टेंस वो 109 आ रहा, दैट इज a। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस टू मेक द रिजल्टेंट मिनिमम एंड द मैक्सिमम। दो फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, मान लीजिए P है, Q है, तो बोल रहा है द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस टू मेक द रिजल्टेंट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। फर्स्ट केस में जो है रिजल्टेंट को मिनिमम बोल रहा है और सेकंड केस में जो रिजल्टेंट को मैक्सिमम बोल रहा है, तो कितना होगा। मतलब जब पहला केस में रिजल्टेंट है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड केस जो है रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। तो रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q कोस थीटा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट, ये वेरी है। अगर कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और कोस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो ओवरऑल मिनिमम होगा। तो पूरा डिपेंड करता है कोस थीटा पर। तो कोस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, कोस थीटा का वैल्यू कितना से कहाँ तक मैनेज वेरी करता है। तो जो कोस थीटा का वैल्यू है -1 से लेकर के +1 तक वेरी करता है। तो -1 जब होगा, -1 कब होता है, कोस थीटा जब -1 होगा तो कह सकते हैं कि वो मिनिमम होगा। ओवरऑल का वैल्यू माइनस कब होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर जो होता है कोस थीटा का वैल्यू जो होता है, कोस पाई का वैल्यू -1 होता है। तो कह सकते हैं कि मिनिमम होने के लिए 180 डिग्री चाहिए, और मैक्सिमम को क्या कब होता है, तो कोस थीटा का जो वैल्यू मैक्सिमम होता है वो 1 होता है। कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो दो वैल्यू देख लिए, मिनिमम के लिए कितना था, मिनिमम के लिए 180 डिग्री और मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं 180 और 0, 180 और 0 मेरा डी में दिया हुआ। नेक्स्ट है व्हेन टू फोर्स इच इक्वल टू पी एक्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट विल बी। दो फोर्स लग रहा है और जो दोनों है पी का बराबर है, 90 डिग्री पर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा। तो सिंपल सा वही फार्मूला लगा देना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस थीटा। थीटा 90 का रहा है तो 90 ओवरऑल 0 हो जाएगा, इसको 0 कर देंगे तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 2p स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो और बराबर कितना हो जाएगा, √2p, और बराबर कितना हो जाएगा, √2p दैट इज b। सिंपल से एक ही फार्मूला याद रखना, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। बस इसी फार्मूला पे आज तक अभी तक का जितना क्वेश्चन है सारा बन गया। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स का जो रिजल्टेंट है पी एंड क्यू इज आर। मान लीजिए आर जो है दो फोर्स का रिजल्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पी और क्यू का रिजल्टेंट है। ये वो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। इफ क्यू इज डबल देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू। अगर क्यू को डबल कर दिया जाए, मान लीजिए क्यू 10
को 2Q कर दिया जाए तो रिजल्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल से इसमें अगर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है एंगल का, tan 90 बराबर क्या होता है, दो टू फोर्सेस है, रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर है पी पे, परपेंडिकुलर है पी पे, तो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट और पी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से कह सकते हैं tan 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2Q साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q यहाँ पर डबल हो गया था तो इसलिए 2Q लिख रहे हैं, 2Q साइन थीटा। तो यहाँ से करेंगे तो ये 1/0 इसका होता है वैल्यू, तो P प्लस 2Q साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा P प्लस 2Q कोस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से 0 कह सकते हैं पहला टर्म। और यहीं से अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट जो वैल्यू हो रहा था आर इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा, इसका वैल्यू इसमें डालेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है वो Q इज इक्वल टू आर आ रहा है, Q इज इक्वल टू आर आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, P बटा, अगर मान लिया जाए इस तरह से एक पॉइंट पे एक इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, मान लिया जाए P है, ये मान लिया जाए Q है, ये मान लिया जाए R है, मान लिया P है, ये Q है, ये R है। P के सामने का जो एंगल अल्फ़ा है, Q के सामने का एंगल बीटा है, R के सामने का एंगल गामा है। तो क्या होता है P बाई साइन अल्फ़ा, साइन के फॉर्म में P बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा और R इज इक्वल टू, मतलब ये फोर्स इसके सामने का एंगल का रेशियो इक्वल होता है, या कह सकते हैं कि P डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R डिवाइड बाई साइन गामा। ये तीनों इक्वल होता है, यही लेम्स थ्योरम, लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट है। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग P बाई साइन अल्फा डिवाइड बाई Q बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई साइन गामा। ये नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, अगर उसका रेडियस फ्रॉम द डायमीटर, डायमीटर है, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। मान लीजिए ये सेमी सर्किल है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर से पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि इसका कितना होगा। तो जो इसका डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, सी जी इसका, मान लीजिए यहाँ पे सी जी इसका है, तो सी जी जो होता है 4R डिवाइड बाई 3 पाई, 4R डिवाइड बाई 3 पाई, इसका ऑप्शन देख लेते हैं 4R डिवाइड बाई 3 पाई बी। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर हेमिस्फीयर इस पर दिया हुआ है, रेडियस आर विथ बेस मेजर along द वर्टिकल रेडियस। मान लिया जाए इस तरह से हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो मान लिया जाए यहाँ पे इसका ओरिजिन था, तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा डायमीटर से, ये कितना होता है, तो ये डिस्टेंस जो होता है वो 3R डिवाइड बाई 8, 3R डिवाइड बाई 8। हेमिस्फीयर का जो सी जी होता है वो 3R बाई 8 होता है फ्रॉम डायमीटर या बेस। नेक्स्ट है इन ए सर्कुलर सेक्शन, एक सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है, रेडियस आर कट आउट ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क काटा हुआ है, द सेंटर ऑफ होल बीइंग R/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग बॉडी विल बी लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ होल टू द सेंटर ऑफ डिस्क एट ए डिस्टेंस ऑफ। कहने का मतलब इसका ये है, एक डिस्क है, इस डिस्क में से एक पार्ट काट लिया गया है, इसका जो रेडियस था ये रेडियस आर था, ये रेडियस जो काटा हुआ है इसका रेडियस आर है, और आर जो है वो R/2 के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है किसका सी जी कितना होगा, अब जो रिजल्टेंट जो बचा है उसका सी जी कितना होगा वो पूछ रहा है। तो सिंपल सा इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, सी जी का फॉर्मूला होता है A इंटू एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 बार प्लस A2
x2 बार यहाँ पर निकाला हुआ है, मीन्स जो पार्ट था, ओवरऑल पार्ट जो था उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है थोड़ा सा पार्ट को, तो यहाँ पर जो a2 होगा वो माइनस होगा, a2 को माइनस में करेंगे -a2, या फिर माइनस में कर देंगे -πr² इसका एरिया। और a1 x1 बार, अगर इसको ओरिजिन से यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ओरिजिन से, तो x1 बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से a x बार इक्वल टू 0 -πr² इंटू यहाँ से डिस्टेंस देखा जाए इसका, तो r/2 पे था, डिवाइड बाई a1 प्लस a2, तो a2 माइनस में आ जाएगा। इसको ओवरऑल कर देंगे, यहाँ से निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो x2 का x बार का जो वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है r² डिवाइड बाई r² माइनस r² आ रहा है। और ये कहाँ तक आएगा वो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फ्रॉम द अच्छा सारा ऑप्शन वही दिया हुआ है, और इसके बाद लैंग्वेज जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क एंड अवे फ्रॉम द होल। जो हम लोग डिस्क था ये, इससे कट किया गया है, तो जो इसका CG होगा, इतना हटाने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसका होगा वो कहाँ लाइज करेगा, ये होल है। ओवरऑल का अगर CG देखा जाए तो इसी के एरिया में अगर हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से x बार निकाल लेते हैं, तो CG लाइज करेगा, इधर की ओर आ जाएगा। मीन्स इसको ओवरऑल CG देखा जाए तो यहाँ पर अब आ जाएगा रिजल्टेंट का, तो कह सकते हैं कि होल से दूर की ओर जा रहा है, मीन्स अवे होल। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इतना तो वैल्यू आ ही गया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क एंड अवे फ्रॉम होल, सेंटर ऑफ डिस्क से दूर इतना डिस्टेंस पे, अवे फ्रॉम होल। इस तरह से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन लाइज ऑन द वर्टिकल एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका पूछ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड कोन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इसका देखा जाए तो ओवरऑल अगर इसका नीचे से देखा जाए तो कितना होता है, नीचे से h/4 होता है। अगर ये मान लीजिए मेरा कॉनिकल शेप या कॉनिकल सॉलिड शेप है, तो जो इसका CG होता है, अगर बॉटम से देखा जाए तो कितना होता है, h/4 पे होता है, और ऊपर से देखा जाए तो 3h/4 पे होता है। तो पूछ रहा है बॉटम से वर्टिकल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द बेस पूछ रहा है, तो फ्रॉम द बेस से कितना हो जाएगा, तो h/4 हो जाएगा फ्रॉम द बेस। नेक्स्ट है, ए क्यूब ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, क्यूब दिया हुआ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैन नॉट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। कैन नॉट बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कैन नॉट बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो मे बी वो स्टेबल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो, मतलब वो स्टेबल भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, और अनस्टेबल भी नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी स्टेट में हो सकता है, मे बी, तो कैन बी इन द एनी ऑफ द स्टेटमेंट। द फॉलोइंग इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, द फॉलोइंग इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें से कौन सा जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म सॉलिड कोन रेस्टिंग ऑन जनरेटर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, रेस्ट कर रहा है जनरेटर पे ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या अनस्टेबल है। आगे देखते हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है और रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो मे बी अनस्टेबल नहीं, स्टेबल हो सकता है। ए सॉलिड कोन रेस्टिंग ऑन वन एज, अगर कोई सॉलिड क्यूब है, एक क्यूब दिया हुआ और रेस्ट कर रहा है वन एज पे, तो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये मेरा क्यूब है, और अगर इसको हम रेस्ट करवाएंगे एक सिंपल एक डायगोनल या एक एज के अकॉर्डिंग, तो वो अनस्टेबल पे नहीं होगा। अगर फेस कहता तो कह सकते हैं कि स्टेबल होता, बट यहाँ पे वन एज दिया हुआ है तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अनस्टेबल। नेक्स्ट है, ए ब्लॉक ऑफ शेप पैरेलल पाइप दिया हुआ है, शेप का पाइप का डायमेंशन दिया हुआ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, लाइज ऑन द सरफेस विच ऑफ द फ्लोइंग फेस गिव मैक्सिमम स्टेबल ब्लॉक। इसमें से जो पैरेलल पाइप दिया हुआ है, एक पैरेलल पाइप दिया हुआ है, इसका सरफेस से डायमेंशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस फेस के अकॉर्डिंग होगा, तो कह सकते हैं कि जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, जिसका सरफेस एरिया या जिस
सरफेस के अकॉर्ड इसका एरिया होगा, कॉन्टैक्ट एरिया होगा, मैक्सिमम होगा, उस एरिया के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी होगा सबसे मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एरिया किसके अकॉर्डिंग है, तो मैक्सिमम एरिया 2 × 3 सरफेस जो है उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म पिरामिड एंड यूनिफॉर्म प्रिज्म ऑफ सेम वेट लाइज विथ देयर बेस ऑन द सरफेस विच इज मोर स्टेबल। एक पिरामिड है, एक प्रिज्म है, पूछ रहा है एक पिरामिड दिया हुआ है और एक प्रिज्म दिया हुआ है, तो इसमें से मोर स्टेबल कौन होगा वो पूछ रहा है। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो प्रिज्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो CG है, CG जो इसका है वो लोअर की ओर राइज करता है। इसका अगर CG देखा जाए तो HY2 पे आएगा, इसका CG देखा जाए तो HY4 पे आएगा, तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका जो CG है पिरामिड का वो नज़दीक है बेस से, इसका CG जो है ज़्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि जो पिरामिड जो होगा मोर स्टेबल होगा इन कम्पेयर टू प्रिज्म। नेक्स्ट है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल बी पोजीशन ऑफ। जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी सिस्टम का वो किस पोजीशन पे होगा, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो उस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, अनस्टेबल पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे देखा जाए, अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो इस समय कांस्टेंट एनर्जी होगा। तो हाँ, तो तीनों देख सकते हैं कि अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो अनस्टेबल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो अनस्टेबल, और कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रल। तो इस तरह से यहाँ पर मिनिमम पूछ रहा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए रिजिड बॉडी इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई एक रिजिड बॉडी है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, किसी रिजिड बॉडी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ये इस पर जब फोर्स कोई लगेगा, जब एनी फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, द कैन राइज देयर CG ऑफ बॉडी बट कैन नॉट लोअर। तो CG है वो बढ़ेगा, नॉट लोअर होगा। मीन्स इसका CG जो है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई फोर्स लगेगा तो इस पर क्या होगा, तो इसका जो CG जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज CG जो बॉडी का है इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। दैट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा शो कर रहा कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। एक क्यूब रेस्टिंग ऑन एज, अगर कोई क्यूब कोई एज पे लाइज कर रहा तो क्या न्यूट्रल में होगा, और अभी देखे तो ये अनस्टेबल में होगा, ये जो होगा अनस्टेबल में होगा, तो ये कभी नहीं होगा। ये स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन कर्व सरफेस, कोई स्मूथ सिलेंडर है कर्व सरफेस पे लाइज कर रहा है तो क्या वो न्यूट्रल होगा, तो कर्व सरफेस पे लाइज कर रहा है, स्मूथ है तो ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। ये स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, स्मूथ सिलेंडर कौन कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पे जब होगा तो ये स्टेबल कह सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस पे होगा तो अनस्टेबल कह सकते हैं। तो ये तीनों में तीनों जो है, ये कॉन्वेक्स सरफेस पे है, कर्व सरफेस पे है और 1 एज पे है। तीनों जो है ये अनस्टेबल में था, ये स्टेबल में है और ये अनस्टेबल में है। तो कोई भी इसमें से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो कह सकते हैं नॉन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ये सर्कुलर लैमिना। कोई सर्कुलर लैमिना है, कहने का एक लैमिना होता है पतला सा डायमेंशन होता है, लैमिना रिंग टाइप का। ये सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस r, सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है KRQ डिवाइड बाई पाई एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट्स सेंटर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। मान लिया जाए एक लैमिना ये दिया हुआ है, तो इसका जो डेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस डेंसिटी वो दिया हुआ है, एक पतला सा इसका डिस्टेंस r है, यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो पूछ रहा है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, r² dm कह सकते हैं, या सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r² × m। तो यहाँ पर एक छोटा सा अगर रिंग ले लेते हैं, छोटा सा रिंग लिया है r डिस्टेंस पे, तो इसको कह सकते हैं कि जो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के r तक के, तो r² dm को, तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dm चाहिए, dm निकालने के लिए क्या चाहिए, तो dm एक छोटा सा जो रिंग मांगे थे, तो इसका अगर हम स्मॉल मास निकालते हैं इसका कितना होगा, तो इसका सबसे पहले
एरिया देखते हैं, स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r इंटू डी आर इसका स्मॉल एरिया हो गया। और एक फार्मूला एक फार्मूला मास निकालना है हमको ना, तो मास बराबर क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। तो डेंसिटी मेरा सरफेस डेंसिटी दिया हुआ था, वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ अगर 1 यूनिट मान लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल डीएम हमको निकालना था, तो डीएम बराबर कितना हो जाएगा, के आर क्यू डिवाइड बाई पाई, ये डेंसिटी दिया हुआ था, और इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर। यहाँ से इसको डीएम का वैल्यू निकालेंगे, आई इज इक्वल टू जो वैल्यू है मेरा फार्मूला, आई इज इक्वल टू जो वैल्यू आया था 0 से लेके आर स्क्वायर डीएम का वैल्यू अब निकालें हम लोग, के आर क्यू डिवाइड बाई पाई 2 पाई r इंटू डी आर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा मेरा वो कितना आ रहा है, 2/7 के R7, 2/7 के R7, दैट इज सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगाना था, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। बस इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से लेकर के r तक, उससे वैल्यू निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है वो पूछ रहा है। तो स्पेरिकल सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, तो स्पेरिकल सेल है, ठीक है। स्पेरिकल सेल का जो डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 होता है। ये अगर सॉलिड सेल रहता तो 2/5 होता। 2/5 किसका होता, सॉलिड का। और ये स्पेरिकल सेल है, ये सॉलिड बॉडी जो होता है उसके लिए 2/5, और स्पेरिकल या थिन हॉलो सेल है उसके लिए 2/3। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rectangular plate of mass m and side a b about an axis perpendicular to plane through its center। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, हम लोग जानते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है। तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है ए, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है ए और बी। जो रेक्टेंगल है उसका एक साइड बी दिया हुआ है, एक साइड ए दिया हुआ है। तो इसका ओवरऑल अगर देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, तो इस तरह से इसका अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज सी। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट्स टेंजेंशियल टू इट्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट। अगर कोई एक्सिस सॉलिड स्फीयर था तो हम देखे थे कि इसका अगर डायमीटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, आई इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 एम आर स्क्वायर। सी जी यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड का वो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। बट ये क्या पूछ रहा है, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई सी जी प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर। जो एक्स मान लीजिए इसके बीच का जो डिस्टेंस एक्स है वो डिस्टेंस हो जाएगा, और ए एरिया हो जाएगा ओवरऑल का, तो एक्स स्क्वायर सी जी। यहाँ से और क्या कर सकते हैं कि आई जो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट आई जी प्लस एरिया ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो एरिया के यहाँ पर एरिया नहीं है तो यहाँ पर मास हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं इसका कितना था, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस आर डिस्टेंस था, डिस्टेंस आर ही पर है क्योंकि टेंजेंस है, तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर। यहाँ से कर सकते हैं 5 + 2 7, या कर सकते हैं 7 डिवाइड बाई 5 एम आर स्क्वायर। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सिस के बाद, तो 7/5 कहाँ दिया हुआ है, 7/5 मेरा सी में दिया हुआ, दैट इज सी। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क रेडियस आर एंड एम अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है, डिस्क का कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये डिस्क है, इसका अगर सेजी के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाला जाए, अगर डिस्क का
ये डिस्क है, डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो कितना होता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू। बट इसमें डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है, मीन्स डायमीटर अबाउट इस निकालना है। ये मेरा जेड एक्सिस था, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई बाई। आई जेड पता है हमको, आई एक्स और बाई दोनों बराबर होगा इसमें, क्योंकि दोनों का जो इधर से ले या इधर से ले डायमेंशन बराबर है डायमीटर के अबाउट, तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू टू आई एक्स। आई जेड कितना था मेरा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू टू आई एक्स, या फिर आई एक्स बराबर कर सकते हैं, टू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो आई एक्स या आई बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, किसका, डिस्क का डायमीटर के अबाउट। तो एम आर स्क्वायर बाई फोर दैट इज डी। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका मास एम है, हाइट एच है, बेस के अबाउट पूछ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एच स्क्वायर बाई सिक्स होता है, एम एच स्क्वायर बाई सिक्स होता है, एम एच स्क्वायर बाई सिक्स होता है। नेक्स्ट है टू सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम वेट, टू सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, डिस्क है सेम वेट एंड थिकनेस, थिकनेस भी सेम है, वेट भी सेम है, आर मेड फ्रॉम मेटल हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, जिसका डेंसिटी अलग अलग है। विच डिस्क विल हैव द लार्जर रोटेशनल इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। अब रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, हाफ रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वेट सेम है, थिकनेस सेम है, बट डेंसिटी अलग है। तो हमको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि डेंसिटी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे वेरी करता है, ये रिलेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इससे पता चलेगा कि किसका डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो वेट अगर सेम है, वेट सेम है तो वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर देखा जाए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट दोनों का सेम है। तो मान लीजिए W1 इज इक्वल टू W2, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि रो1 V1 इज इक्वल टू रो1 V1 इज इक्वल टू रो2 V2। वॉल्यूम बराबर क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। तो A1 बराबर लेंथ दोनों का सेम हो जाएगा, तो A1 इंटू यहाँ से अगर देखा जाए तो A2, या फिर यहाँ कह सकते हैं एरिया और डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम है। कह सकते हैं कि रो A1 इज इक्वल टू रो2 A2, ये हो गया। या फिर कह सकते हैं क्या कि एरिया जो होता है, एरिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा फार्मूला क्या देखे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर फार्मूला देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था एम आर स्क्वायर दैट इज एरिया का ये है। यहाँ से कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और अभी क्या देखें कि डेंसिटी इंटू एरिया जो है वो कांस्टेंट है, डेंसिटी इंटू एरिया कांस्टेंट है। या कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है, या कह सकते हैं डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो कह सकते हैं क्या डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए हम रिलेशन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी की, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली है, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब डिस्क विथ लार्जर डेंसिटी क्या पूछ रहा है, द लार्जर रोटेशनल इनर्शिया, लार्जर रोटेशनल इनर्शिया पूछ रहा है किसका होगा, तो जिसका डेंसिटी कम होगा। तो डिस्क विथ लार्जर डेंसिटी, लार्जर तो उसका तो कम होगा, गलत हो गया। डिस्क विथ स्मॉलर डेंसिटी, तो जिसका स्मॉलर डेंसिटी होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कह सकते हैं बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग रॉथ रूल के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्सॉइड ऑफ यूनिट मास एंड सेमी एक्सिस इक्वल टू 2, 3, 4 यूनिट अबाउट द लास्ट सेमी एक्सिस। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका जो फार्मूला होता है, अगर देखा जाए रॉथ फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम इंटू सम ऑफ
डिस्टेंस नहीं है। अगर रॉथ फार्मूला का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला देखा जाए और थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एम इंटू सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो साइड दिया हुआ है वो 3 या 3, 4 या 5, ठीक है। ये तो मास मेरा यूनिट मास दिया हुआ था ना, यूनिट मास दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सर यूनिट मास, तो एम हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है मेरा 13/5 आ रहा, 13/5 आ, दैट इज बी। बस वही फार्मूला पे बैठाना था, एम सम ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर दिया हुआ है या 3, 4 जो नीचे का दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये इसका 13/5 आ रहा। नेक्स्ट, फॉर रोटेशन अबाउट सेंटर एक्सिस सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r is equivalent to hoop of same mass and radius equal to, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस एक सॉलिड सिलेंडर है ऑफ मास m and radius r is equivalent to hoop of सेम, जो रोटेशनल इनर्शिया है वो सेम है, तो आई ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा, ठीक है। तो आई जो है सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, m² डिवाइड बाई 2 होता है, ओमेगा सेम है दोनों का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है किसका, इज इक्वल टू हुप ऑफ सेम मास एंड रेडियस, तो सेम मास है तो अगर इसका मास भी m मान लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हुप का कितना होता है mr²। हुप मीन्स रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है, m दोनों को सेम है, तो r का वैल्यू r², यहाँ से देख सकते हैं कि r²/2 इज इक्वल टू r², यहाँ से क्या लाएगा, r का जो वैल्यू मेरा आ जाएगा r/√2, r का वैल्यू पूछ रहा था इसमें, रेडियस कितना होगा, तो r/√2 दैट इज ए। नेक्स्ट है, देयर आर थ्री सॉलिड बॉडी दिया हुआ है, हुप, सिलेंडर एंड स्फीयर, ऑल हैविंग द सेम मास, रेडियस, द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले तीनों का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। हुप का, अगर हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए कितना होता है, mr², अगर r रेडियस है और m मास है तो, और क्या दिया हुआ था इसमें, सिलेंडर। अगर हुप का देखा जाए, हुप का कितना रह गया, mr², ठीक है। और अगर सिलेंडर का देखा जाए तो सिलेंडर का कितना होता है, mr²/2, और अगर ये सिलेंडर का हो गया। और अगर सॉलिड बॉडी का देखा जाए या स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का देखा जाए 2/5 mr², तो सबसे कम इसमें कौन होगा, तो मैक्सिमम फॉर हुप, इसमें से सबसे मैक्सिमम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हुप का ही है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। मिनिमम फॉर स्फीयर के लिए देखा जाए तो कितना हो रहा है, अगर स्फीयर के लिए देखा जाए तो कितना हो रहा है, मिनिमम है 5/2 दैट इज 0.4 आ जाएगा, और यहाँ पर 0.5 होता है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम मेरा ये है, तो ये भी सही है। मैक्सिमम फॉर हुप एंड मिनिमम फॉर सिलेंडर के लिए मिनिमम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो कह सकते हैं 1 और 2 मेरा सही है। तो चौथ भी सेम तो होगा नहीं क्योंकि तीनों का अलग अलग है। पहला का देखे हम लोग mr² था, दूसरा का देखे mr²/2 था, तीसरा का देखे तो mr² 2/5 था, तो तीनों सेम नहीं है, तो मेरा 1 और 2 सही है। तो 1, 2 सही किस में दिया हुआ, दैट इज सी में दिया हुआ। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगल लैमिना ऑफ यूनिट मास इज 1 यूनिट वाइड एंड k यूनिट लॉन्ग। एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना दिया हुआ है, ठीक है, ये लैमिना रेक्टेंगल है, एट यूनिट मास 1 यूनिट वाइड, इसका जो विड्थ है 1 है और जो लेंथ है एंड k यूनिट लॉन्ग, ये k है, और इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज 25/6, देन k इज इक्वल टू, सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना था, करना क्या है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया हुआ, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ma² प्लस b² डिवाइड बाई 12, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, b का वैल्यू k² दिया हुआ है, k दिया हुआ तो k² हो जाएगा, m मेरा यूनिट मास है तो 1 हो जाएगा, i का वैल्यू 25/6 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल देंगे, तो k का जो वैल्यू सोल्व कर रहे हैं, तो k का वैल्यू सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा, k का वैल्यू अगर इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद k का वैल्यू मेरा 7 आ रहा है, दैट इज b। नेक्स्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है कि इसका x एक्सिस अबाउट होमोजीनियस लैमिना ऑफ डेंसिटी
रो हैविंग द शेप ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, अच्छा बाउंडेड बाई बाई बराबर 0, एक्स बराबर 4 एंड बाई बराबर अंडर स्क्वायर रूट एक्स। कह रहा है कि अगर मान लिया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द होमोजीनियस लेमिना ऑफ डेंसिटी रो हैविंग द शेप ऑफ द रीजन, जो शेप द रीजन है बाई बराबर 0, बाई बराबर 0 ये हो जाएगा। शेप इसका निकालते हैं सबसे पहले, तो बाई बराबर 0, बाई बराबर 0 मेरा इस एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस को बाई बराबर 0 कर सकते हैं। एंड एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4, अगर एक्स बराबर 4 डाला जाए ये मेरा एक्स बराबर 4 हो जाएगा। और क्या है, बाई इज इक्वल टू रूट एक्स, बाई इज इक्वल टू रूट एक्स, दैट इज इस तरह से बनेगा। तो ये जो ग्राफ हुआ इसके बीच का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पूछ रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर इसका एक पार्ट लिया जाए, डबल इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा। डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कह सकते हैं, एम आर स्क्वायर होता है। तो इसमें डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो 0 से लेकर कितना हो रहा था, बाई इक्वल एक्स बराबर 0 से लेकर के एक्स बराबर ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू रूट एक्स का, ये दिया हुआ है एक्स बराबर 4 का, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर डबल इंटीग्रेशन किया जाए तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहला तो एक्स के फॉर्म में करेंगे तो 0 से 4, और बाई के फॉर्म में करेंगे तो 0 से रूट एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो मास लिखेंगे रो बाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई, एम आर स्क्वायर हो रहा था। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूला से, डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा, वही इसका एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई इज इक्वल टू, तो सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है तो 64/15 आ रहा है, दैट इज 64/15, दैट इज 64/15 बी। सिंपल सा डबल इंटीग्रेशन इसमें था, पहला 0 से एक्स के फॉर्म में करेंगे, दूसरा 0 से बाई के फॉर्म में था, तो उससे करेंगे रो बाई स्क्वायर, इसको एरिया हो जाएगा, और डी एक्स इंटू डी वाई के फॉर्म में इंटीग्रेट करना, दैट इज बी। नेक्स्ट है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप ऑफ मास m 2 kg and radius 4m sliding with linear velocity 8 मीटर पर सेकंड एंड एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना होता है, तो एक लीनियर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और एक रोटेशनल हो जाएगा कितना, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हुप दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हुप का कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर यहाँ से, एम आर स्क्वायर यहाँ से, टोटल जोड़ेंगे तो मोमेंट काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, या सिंपल से अलग अलग भी निकाल सकते हैं। पहला देख लें, लीनियर स्लाइडिंग के केस में कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 464, ठीक सी। नेक्स्ट है a cylindrical body is rotating about its axis of symmetry, a cylindrical body is rotating about its axis of symmetry, its moment of inertia about axis of rotation being 2 kg and its rate of rotation 2 revolution per second, revolution per second में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, तो इसको रेडियन पर सेकंड में करेंगे। जो टर्म दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, तो इसको हम लोग एक रिवोल्यूशन बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है यहाँ से। तो इसको हमको निकालना क्या था, इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अगर एल से इंडिकेट करता है तो एंगुलर मोमेंटम बराबर आई इंटू ओमेगा होता है। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, द सिमेट्री ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स सिमेट्री, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 kg मीटर स्क्वायर, ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा कितना दिया हुआ है, 2 रेवोल्यूशन दिया हुआ है, 2 रेवोल्यूशन, तो 2 इंटू रेवोल्यूशन को चेंज करेंगे तो रेडियन पर सेकंड में, तो 2 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा यहाँ से, तो 2 2 2 टोटल कितना आ जाएगा, 2 टोटल 8 पाई आ गया, दैट इज 8 पाई। सिंपल सा इसमें आई का वैल्यू निकालना था, आई का नहीं एल का वैल्यू निकालना था, एंगुलर मोमेंटम जो होता है आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, दैट इज सेम। नेक्स्ट है angular speed of car while taking a circular turn of radius 100 मीटर at 30 km per hour। पूरा एंगुलर स्पीड कितना होगा जब उसका, एक एंगुलर स्पीड कितना होगा कार का जब वो टेकिंग सर्कुलर पे रेडियस उसका
100 मीटर है और ये स्पीड जो उसका 13 km/h है। तो अगर देखा जाए इसका तो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालना है। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई आर, ये v डिवाइड बाई आर ये हो जाएगा। ये लेकिन दिया हुआ रेडियन पर सेकंड में, तो km/h में दिया हुआ, तो इसको चेंज करेंगे वेलोसिटी को। सबसे पहले तो इसमें वेलोसिटी को चेंज करेंगे, 36 km/h दिया हुआ, तो इसको चेंज करेंगे तो 36 इंटू 1000 मीटर पर सेकंड में, तो 3600। इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 3.6 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आ जाएगा मेरा 10 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे। और दूसरा फार्मूला हम लोग देखें, यू इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, यू डिवाइड बाई आर। यू कितना दिया आ गया मेरा, यू आ गया मेरा 10 और आर दिया हुआ है मेरा 100, तो यहाँ सॉल्व करें तो 0.1, तो 0.1 रेडियन पर सेकंड, दैट इज ये सिंपल सा फॉर्मूला यही था, यू इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, बस और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट है द टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन, जो टॉर्क लग रहा है किसी, द टॉर्क प्रोड्यूस बाय ए फोर्स, फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर टॉर्क का सिंपल सा देखा जाए तो टॉर्क इक्वल होता है एफ डॉट आर, टॉर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट आर, टॉर्क बराबर एफ डॉट आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का डायरेक्शन डॉट लगा हुआ, तो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिलेटिव टू ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, दैट इज आर, और डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। तो तीनों पर डिपेंड कर रहा है, इस पे तीनों पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रोलिंग सिलेंडर टू स्पीड ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर, रोलिंग सिलेंडर और स्लाइडिंग सिलेंडर के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होता है। तो रोलिंग सिलेंडर का जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रोलिंग सिलेंडर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर, तो स्लाइडिंग सिलेंडर का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ रोलिंग सिलेंडर डिवाइड बाय बी स्पीड ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर। तो स्पीड ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर जो होता है, स्लाइड का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लेस देन 1 आएगा, ओवरऑल ये हमेशा ज़्यादा होता है। ये कह सकते हैं कि भी जो स्लाइडिंग होगा वो ग्रेटर होता है किससे, भी रोलिंग से। तो जो दोनों का रेशियो आएगा रोलिंग बाय स्लाइडिंग वो क्या आएगा, तो लेस देन 1 आएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है ए स्फीयर एंड सिलेंडर हैविंग द सेम मास एंड रेडियस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन विच बॉडी गेट्स बॉटम फर्स्ट। कह रहा है कि एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, दोनों रोल कर रहा है, सेम मास, दोनों का रेडियस और मास सेम है, दोनों रेस्ट से डाउन की ओर मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, दोनों रेस्ट में है, एक बार में सिलेंडर है एक बार में स्फीयर है। तो बोल रहा है कि कौन सा बॉडी पहले गिरेगा, तो बॉडी वही पहले गिरेगा। इसका मोमेंट ऑफ अगर इनर्शिया देखा जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले तो इसमें देखें कि पूछ रहा है कि पहले कौन सा बॉडी गेट्स बॉटम फर्स्ट, इसमें से बॉटम पे फर्स्ट कौन आएगा। स्फीयर विथ ग्रेटर रोटेशन एनर्जी, अगर स्फीयर रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल एनर्जी का अगर देखा जाए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा सेम है आई, जिसका आई ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसका जो रोटेशनल एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा। सबसे पहले अगर सिलेंडर का देखा जाए, अगर सिलेंडर का देखते हैं, सिलेंडर का अगर देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और सॉलिड स्फीयर का देखा जाए तो इसका कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो कम कौन है इसमें, तो सॉलिड का कम है, सॉलिड का कम है या स्फीयर का कम है, क्योंकि ये 0.4 है, ये 0.5 है, तो ये कम है। तो कह सकते हैं कि जो स्फीयर का जो होगा रोटेशनल एनर्जी वो कम होगा। तो स्फीयर विथ लेसर रोटेशन एनर्जी एट द बॉटम, स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसका रोटेशनल एनर्जी होगा वो कम होगा, किससे, सिलेंडर से। तो कह सकते हैं कि बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ए मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड्स
on the fluid and then allow to fall. The speed of the other end when it's hit the fluid, assuming that the ends to the fluid does not slip. कहने का मतलब इसका ये है, 1 मीटर स्टिक दिया हुआ, 1 मीटर स्टिक है, मीन्स लेंथ इसका 1 मीटर हो जाएगा। इज हेल्ड वर्टिकल, एक वर्टिकल खड़ा है, ठीक है, मीटर स्टिक विथ वन एंड ऑन द फ्लोर एंड इज देन अलाउड टू फॉल, फॉल कर रहा है नीचे की ओर। अलाउड टू फॉल, द स्पीड ऑफ अदर एंड इट हिट्स द फ्लोर एज्यूमिंग दैट द एंड ऑन द फ्लोर डज नॉट स्लिप। जो फ्लोर का जो एंड है वो स्लिप नहीं कर रहा, तो इसका वेलोसिटी है वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा और नीचे जाकर कन्वर्ट हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी के से काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, इक्वल कर देंगे हाफ mv² से। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, √3g v का वैल्यू आ रहा है। तो v का वैल्यू आ गया √3g। नेक्स्ट है ए हुप और रेडियस, हुप दिया हुआ है, इसका रेडियस 3 मीटर है, वेट 100 kg है। इट्स रोल अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड 200 mm/s, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हुप। वर्क कितना होगा इस पर ताकि ये स्टॉप हो जाए। तो टोटल वर्क अगर देखा जाए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv²। टोटल वर्क जो होगा वो इसका स्टॉप करने में जो टोटल एनर्जी लगेगा वो पोटेंशियल रोटेशनल एनर्जी प्लस लीनियर एनर्जी हो जाएगा, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv²। इसको सोल्व करेंगे कितना आ रहा है मेरा 4 आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, इसका मास m है, रेडियस r है, रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग सिलेंडर। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन अगर देखा जाए सिंपल सा, तो g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + i डिवाइड बाई mr²। अब आई दिया हुआ, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ, तो आई की जगह पर कितना हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अगर देखा जाए, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। सॉलिड सिलेंडर ना कि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, बट सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²/2 होगा। तो आई की जगह पे mr²/2 डालेंगे, तो यहाँ से काट के देंगे तो कितना आ जाएगा mr²/2, तो 1/2 1/2 2 3 3/2 ऊपर गया तो 2/3। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2/3g sin थीटा, 2/3g sin थीटा, 2/3g sin थीटा किस में दिया हुआ है, दैट इज सी। सिंपल सा फार्मूला सिर्फ याद रखना था इसमें, g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + i डिवाइड बाई mr², ठीक है, mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अगर यहाँ पे स्फीयर रहता या फिर कुछ भी रहता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। तो इसमें सॉलिड सिलेंडर है तो इसका एक्सेलरेशन 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है ए सॉलिड स्फीयर दिया हुआ, मास m एंड रेडियस r, रोल डाउन प्लेन इंक्लाइन एंड थीटा इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर। फिर से सेम क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला देखे क्या था, g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + i डिवाइड बाई mr²। यहाँ पे क्या सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। 2/5 डालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2/5, 5 to 7, तो यहाँ पर से 5 to 7 तो 5/7 आ जाएगा यहाँ, 5/7 g sin थीटा। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5/7 g sin थीटा, दैट इज डी। नेक्स्ट है ए सिलेंडर विल स्लिप कर रहा इन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड सिलेंडर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है कितना होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ अगर स्टैटिक फ्रिक्शन देखा जाए तो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, tan थीटा डिवाइड बाई
1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी जी। तो यहाँ पर सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2 डालेंगे यहाँ पर से, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल देखा जाए तो यू बराबर कितना आ जाएगा 1/3। सिंपल सा अगर फॉर्मूला देखा जाए स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होना चाहिए किससे, टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई से सी जी के वर्ड। तो इसी अगर ये फार्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। अब सी जी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया किसी भी शेप का, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बॉडी का दिया हुआ है, तो उसका सी जी के अकॉर्ड्स उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो उससे हम इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ था, सिलेंडर, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। एम आर स्क्वायर 2 यहाँ से करेंगे तो कट जाएगा, बचा 2 प्लस 1 3, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1/3 tan थीटा, 1/3 tan थीटा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 1/3 tan थीटा, दैट इज 1/3 tan थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जो चेंज होता है या dl/dt, वो क्या होता है, तो वो टॉर्क होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो रेट चेंज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको टॉर्क बोलते हैं, दैट इज बी। इफ द एंगुलर डिस्टेंस दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2t³ माइनस t स्क्वायर, इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। हम लोग एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू d2 थीटा डिवाइड बाई dt स्क्वायर। डबल डिफरेंस अगर पहला डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब d थीटा बाई d के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ जाएगा। इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स d2 थीटा डिवाइड बाई dt स्क्वायर, तो अभी एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा पूछ रहा था, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, d2 थीटा डिवाइड बाई dt स्क्वायर। डबल बाई डिफ्रेंशिएट करेंगे और t का वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है वो 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट है, ए सर्कुलर डिस्क रोटेट एट n rpm, कोई सर्कुलर डिस्क जो रोटेट कर रहा है n rpm से, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम मास एंड रेडियस एज द डिस्क एंड टू हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम। कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम सेम है एट सर्कुलर डिस्क रोटेट in rpm, then the angular velocity of circular ring of same mass, एक डिस्क है और अगला जो है रिंग है, एक डिस्क है एक रिंग है, सेम मास का, एंड द रेडियस, सेम मास एंड रेडियस है डिस्क, एंड हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल से इंडिकेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम बराबर आई इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम मास, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है रिंग का, वो कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी रिंग का कितना होगा, तो ये सेम है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। फर्स्ट केस में डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। इसका वेलोसिटी अगर ओमेगा दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी एन दिया हुआ है, सॉरी ओमेगा का जगह पर एन डाल देंगे। और I2 रिंग है, रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर होता है, और ओमेगा 2 निकालना तो एम आर यहाँ हो जाएगा, इससे कट गया। तो अगर ओमेगा 2 का वैल्यू निकाला जाए तो वहाँ से देख लिए ओमेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा n/2 हो जाएगा। तो ओमेगा 2 बराबर n/2, सिंपल, इसमें कुछ नहीं था। एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होता है, इसी को इक्वेट कर देना, इससे निकल जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है, द पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, particle moves in a straight line and its position defined by the equation x बराबर इतना takes place in the second and x is meter the maximum velocity during the motion। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, x दिया हुआ, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होता है dx बाई dt, ठीक है। वेलोसिटी बराबर dx बाई dt ये होता है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, dv बाई dt इज इक्वल टू 0,
dv/dt इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे किस डिस्टेंस पे आ रहा है, उसके बाद इसका मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है dx/dt। ठीक है, यहाँ से फिर इसमें डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है, तो कितना आ रहा है मेरा 12 मीटर पर सेकंड। x बराबर 2 मीटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, x बराबर टू t इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, तो इसका ओवरऑल जो वेलोसिटी आएगा मैक्सिमम 12 आएगा। नेक्स्ट है फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्लाई व्हील दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg/m² एक्टेड अपॉन बाय द टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन एंड 2 मीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस फॉर 3 सेकंड, देन द इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी इन द रेडियन पर सेकंड। तो पूछ रहा है इसमें इंक्रीज क्या बोला है, इसमें इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा। तो लोग दिया हुआ है इसमें टेंजेंशियल फोर्स 5 न्यूटन एट 2 मीटर फ्रॉम द एक्सिस फॉर 3 सेकंड, देन द इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब चेंज इन ओमेगा निकालने बोल रहा है। एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, अगर जानते हैं लीनियर का, तो कितना होता है आई इंटू ओमेगा, या फिर चेंज इन पूछ रहा है ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो डी ओमेगा बाई डी टी में फॉर्म मिलाना पड़ेगा। तो डी ओमेगा बाई डी टी किस फॉर्म में आता है, टॉर्क का अगर देखा जाए, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फ़ा होता है, इसको और चेंज फॉर्म में लिखा जाए तो आई टू डू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। टॉर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ आर होता है, एफ डॉट आर, एफ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा इज इक्वल टू आई डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। आई दिया हुआ था फोर्स इंटू एफ, फोर्स कितना दिया हुआ था मेरा 5, डिस्टेंस कितना पे लग रहा है ये, तो लग रहा था 2 मीटर पे, 2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा 20 दिया हुआ था, टी ओमेगा का वैल्यू निकालना, डी टी मेरा 3 सेकंड दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है 5, 10, 30, 30 डिवाइड बाई 20, या कह सकते हैं 3/2, तो 3/2 इसमें दिया जाए तो बी आ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाना था, टी इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, इसको और दूसरा फॉर्म में लिखा जाए तो आई जगह पर टी ओमेगा बाई डी टी, चेंज इन ओमेगा निकालना था इसलिए इस फॉर्म में लिखा हम अल्फ़ा को, टी ओमेगा बाई डी टी को, टी ओमेगा का वैल्यू निकालना है, मिस चेंज इन ओमेगा का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से निकल जाएगा। टॉर्क बराबर एक और फार्मूला होता है एफ डॉट आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ सोल्व किया तो मेरा बी आ गया। नेक्स्ट है ए डिस्क ऑफ मास 4 kg, radius 0.5 meter and moment of inertia 3 kg/m² roll on a horizontal surface that its center moves with a speed 5 meter per second, the kinetic energy of this kinetic energy कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला kinetic energy का देखा जाए तो इसमें सरफेस पे kinetic energy जो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर दोनों होगा, क्योंकि रोटेशनल और लीनियर दोनों है। तो इसको सोल्व करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं क्या, वो कैसा 40 दिया हुआ था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ये निकाल लेंगे, मास दिया हुआ है, इसको निकालेंगे। इसको सोल्व करने के बाद ये आ रहा है मेरा 150 और ये आ रहा है मेरा 50, ओवरऑल देखा जाए तो 200 आ रहा है, और जो कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल होता है, 200 जूल, दैट इज सी। नेक्स्ट है व्हेन द सर्कुलर व्हील रोल ऑन द स्ट्रेट, एक सर्कुलर व्हील है रोल ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, then the shape of the body centroid and a space centroid, क्या रहा है, ये एक सर्कुलर बॉडी है वो मूव कर रहा है प्लेन सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ए सर्कुलर व्हील रोल एंड स्ट्रेट ट्रैक, देन द शेप ऑफ द बॉडी सेंट्रोइड एंड द स्पेस सेंट्रोइड। एक शेप पूछ रहा है किसका, बॉडी सेंट्रोइड का और स्पेस सेंट्रोइड का। तो बॉडी सेंट्रोइड का जो शेप होगा, बॉडी सेंट्रोइड का इसको आगे कर दे मूव करा जाए, इस तरह से इसका जो मूव करता है मीन्स इस तरह से ये मूव कर रहा है, और जो स्पेस सेंट्रोइड होता है वो स्ट्रेट होता है। तो ये हो जो होगा स्पेस सेंट्रोइड जो होगा वो स्ट्रेट होगा, लिनियरली मूव कर रहा है, और जो बॉडी है वो सर्किल की फॉर्म में है, ये बॉडी सेंट्रोइड हो जाएगा। तो बॉडी सेंट्रोइड का जो शेप बनेगा, वो सर्किल बनेगा, और स्पेस सेंट्रोइड का जो शेप बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट इज सी। स्ट्रेट की ओर मूव कर रहा है, ये स्पेस हो जाएगा, और जो बॉडी का मूव कर रहा है ये सर्कुलर है, सर्कुलर बॉडी है, तो इसका शेप होगा सर्कुलर एंड स्ट्रेट। तो कह सकते हैं कि जो बॉडी सेंट्रोइड हो जाएगा वो सर्किल हो जाएगा, और स्पेस सेंट्रोइड हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा। यहाँ से इसका आंसर जो मेरा सी हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द बॉडी सेंट्रोइड रोल ऑन द स्फीयर सेंट्रोइड,
करेक्ट पूछ रहा था, बॉडी सेंट्रॉयड रोल्स ऑन स्पेस सेंट्रॉयड। बॉडी सेंट्रॉयड है, कहाँ रोल करता है? स्पेस सेंट्रॉयड पे। अभी हम लोग देखें, अगर लिनियर बॉडी है, ये मेरा अगर प्लेन सरफेस था, अगर ये मेरा प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक बॉडी व्हील है, तो ये मेरा स्पेस सेंट्रॉयड आया था इस तरह से, तो स्पेस आया था, स्पेस सेंट्रॉयड इस पर मूव कर रहा है बॉडी सेंट्रॉयड, तो ये ऊपर हो गया, ये बॉडी सेंट्रॉयड हो गया था, ये स्पेस सेंट्रॉयड हो गया था। यही बोल रहा, द बॉडी सेंट्रॉयड रोल्स ऑन ए स्पेस सेंट्रॉयड, बॉडी सेंट्रॉयड रोल कर रहा स्पेस सेंट्रॉयड पे, तो ये मेरा सही है, यही मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस सेंटर द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग लैमिना एट द इंस्टेंट ऑफ। इंस्टेंटेनियस सेंटर वैसा पॉइंट होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट होता है, यही जो होता है इस इंस्टेंटेनियस पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट होता है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर है, इंस्टेंटेनियस सेंटर द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग लैमिना एट इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस सेंटर पे जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर पे मेरा जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, दैट इज ए। तो हम लोग इस पार्ट में इतना ही रह देते थे, लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो इतना ही रहने देता है। इस पार्ट में हम लोग देखें 1 से लेकर के 50 तक के टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे का सोल्व करेंगे, इसको यहीं तक एंड कर रहे हैं।